जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आदिकाल का काल विभाजन और उसके महत्वपूर्ण ग्रंथ, जिसमें रासो ग्रंथ भी देखेंगे। रासो ग्रंथ के अंतर्गत जैन साहित्य के बारे में भी हम देखेंगे। तो दोस्तों पूरी वीडियो के साथ बने रहिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पुरानी वीडियोस देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में यूजीसी नेट अक्टूबर 2021 के नाम से प्लेलिस्ट है, उसे जाकर ज़रूर से ज़रूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के टॉपिक की, आदिकाल। आदिकाल के बारे में अगर देखें तो नामकरण कैसे पड़ा आदिकाल का और किस नाम से किस आचार्य ने इसे पुकारा था। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के प्रसंग में प्रारंभिक काल सर्वाधिक विवादास्पद रहा है। विवाद के कई आधार हैं, जैसे प्रारंभिक सीमा विषयक विवाद, नामकरण संबंधी विवाद आदि। जहाँ तक आदिकाल के नामकरण का प्रश्न है, लगभग आधा दर्जन व इससे अधिक नाम प्रस्तावित हो चुके हैं। अब तक के प्रमुख नाम एवं उसके प्रस्तोता कुछ इस प्रकार हैं। क्या नाम था और वह नाम किसने दिया, ये यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो नाम है वीर गाथा काल, आदिकाल का नाम दिया है रामचंद्र शुक्ल ने। सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृत्यायन ने। चारण काल गिरियर्सन जी ने। संधि काल एवं चारण काल रामकुमार वर्मा ने। अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। प्रारंभिक काल और आरंभिक काल मिश्र बंधु मोतीलाल मेनारिया ने। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी डॉक्टर रसाल ने। और वीरकाल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। उपर्युक्त जो नाम दिए गए हैं, इनमें से जो सर्वाधिक विद्वानों ने सहमति जताई है जिस नाम पर, वो है आदिकाल। अब अगर इसके समय की बात करें तो समय किस प्रकार से आदिकाल के प्रारंभिक सीमा निर्धारण के संबंध में विवाद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसकी प्रारंभिक सीमा संमत 1050 से मानते हैं। कब से? संमत 1050 से लेकर के 1375 तक मानते हैं। वहीं डॉक्टर रामकुमार वर्मा इसकी काल सीमा संमत 750 से 1300 तक मानते हैं। वहीं राहुल सांकृत्यायन सरहापाद 760 ईस्वी को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। तो हिंदी का प्रथम कवि सरहापाद किसके अनुसार है? राहुल सांकृत्यायन के अनुसार। और इन्हीं के अनुसार उन्होंने इस काल की सीमा 760 ईस्वी से लेकर के 1300 ईस्वी तक मानी है। वहीं अगर मिश्र बंधु की बात करें तो संमत 700 से लेकर के संमत 1300 तक के समय को इन्होंने माना है। किसकी? आदिकाल की सीमा। और मिश्र बंधु ने किसे पहला कवि माना है? पुष्पदंत को, पुष्पदंत या पुष्यदंत को। ठीक है। आदिकालीन रासो काव्य की अगर बात करें तो यहाँ पे पृथ्वीराज रासो सबसे पहला है, जिसके रचनाकार हैं चंदबरदाई और इसका समय है 1343 ईस्वी। दूसरा है बीसलदेव रासो, नरपति नाला इसके रचनाकार हैं, 1212 ईस्वी इसका समय है। फिर है परमाल रासो, जिसे आल्हा खंड भी कहा जाता है, जगनिक इसके रचनाकार हैं, 12वीं शती इसका रचना काल है। फिर है खुमान रासो, दलपति विजय, 1720 ईस्वी इसका समय है। फिर है विजयपाल रासो, नल्लाह सिंह, 16वीं शती अपभ्रंश की ये रचना है। फिर है हमीर रासो, शारंगधर, 1357 ईस्वी, ये भी अपभ्रंश की एक रचना है। फिर रासो काव्य में अगर जैन साहित्य की बात करें तो भरतेश्वर बाहुबली रास ये शालिभद्र सूरी की रचना है। बुद्धि रास ये शालिभद्र सूरी की रचना है। चंदन बाला रास ये आसुगु की रचना है। जीव दया रास ये आसुगु की रचना है। स्थूली भद्र रास ये जिन धर्म सूरी की रचना है। रेवंत गिरी रास ये विजय सेन सूरी की रचना है। और नेमिनाथ रास ये सुमति गढ़ी की रचना है। वहीं अगर
रासोकाव्य और जैन साहित्य में रासोकाव्य के अलावा अगर देखें तो यहाँ पे अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे कि यहाँ पे जय चंद्र प्रकाश है केदार भट्ट केदार का, जय मयंक जसचंद्रिका है मधुकर कवि का, विद्यापति पदावली है विद्यापति का जो कि मैथिली में रचित हैं। फिर है खुसरो की पहेलियाँ अमीर खुसरो की जो कि खड़ी बोली में रचित हैं। अंत में है ढोला मारूरा दूहा कुशल लाभ का जो कि राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश में रची हुई रचनाएं हैं। फिर है आदिकाल का अपभ्रंश साहित्य। तो यहाँ पे आदिकाल के अपभ्रंश साहित्य की अगर बात करें तो इनमें कुछ रचनाएं हैं जिनमें संदेश राशक है अब्दुल रहमान की, पउम चरिऊ है स्वयंभू की जो कि अपभ्रंश के वाल्मीकि कहे जाते हैं स्वयंभू, महापुराण है पुष्पदंत की, महापुराण पुष्पदंत की रचना है और पुष्पदंत को अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है। भविष्यत कहा धनपाल की रचना है, उपदेश रसायन रास जिन्न दत्त सूरी की रचना है, परमात्म प्रकाश जो इंदु की रचना है, पाहुड़ दोहा राम सिंह की रचना है, प्राकृत पैंगलम शारंगधर की रचनाओं का ये संकलन है। प्रमुख प्रवृत्तियों की अगर बात करें, आदिकालीन हिंदी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां कुछ इस प्रकार हैं, जैसा कि आदिकालीन साहित्य में सामंतों एवं आश्रयदाताओं का गुणगान किया गया है। सामंत थे जो कवि सामंत और आश्रयदाताओं के आश्रय में रहा करते थे, जिसकी वजह से वो आश्रय जो राजा महाराजा होते थे उनका गुणगान किया करते थे। दूसरा है आदिकालीन साहित्य में वीर रस एवं श्रृंगार रस की प्रधानता होती थी। अब जब आश्रयदाताओं की आश्रय में कवि रहा करते थे तो जाहिर सी बात है कि उनकी वीरता का, उनकी नारियों की सुंदरता का, श्रृंगार का ही वर्णन किया जाएगा। तो इस प्रकार से उन्होंने वीरता और श्रृंगार परख रचनाएं रची। फिर है कि इस काल की अधिकांश रचनाएं अप्रमाणिक या अर्धप्रमाणिक हैं। ये वजह यह है क्योंकि ये जो काल है इस काल का ही समय सही तरीके से किसी आचार्य को पता नहीं है और जितनी भी रचनाएं इस समय की प्राप्त हैं वो अधिकांश अप्रमाणिक हैं। फिर है इस साहित्य में युद्धों का सजीव चित्रण किया गया है। आदिकाल में ज़्यादातर जो वीर परख रचनाएं होती थी और वीर परख रचनाएं हैं तो युद्ध का भी वर्णन होगा, तो इस प्रकार से ज़्यादातर जो रचनाएं हैं वो युद्धों का चित्रण उनमें किया गया है। आदिकालीन रचनाओं में प्रायः डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। इस काल में प्रकृति के चित्रण भी किया गया है। ये जो काल है इसमें प्रकृति का चित्रण भी किया गया है। फिर अगला है कि आदिकालीन साहित्य में लोक भाषा एवं लोक परिवेश से प्रेरित लौकिक साहित्य की भी रचना हुई है, जैसे कि ढोला मारूरा दूहा, खुसरो की पहेलियाँ आदि। तो ये था दोस्तों आदिकाल का हम लोगों ने नामकरण देखा, विभाजन देखा, कब से कब तक देखा और उसकी कुछ महत्वपूर्ण जो रासो काव्य है, रासो काव्य में जैन साहित्य भी हमने देखा और उसके अलावा हमने आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ भी देखी। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा ये आज की क्लास ख़त्म होती है। अगली क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।